नमस्कार, मैं मनु पमार। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और या तो वो उत्तराखंड में रह रहे हैं या देश के किसी दूसरे हिस्से में नौकरी कर रहे हैं या अपना उद्यम चला रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी बड़े काम का वीडियो है जो कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, यानी यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत ज़रूरी वीडियो है जो कि पिछले 1 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं। आपको सबको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बल्कि पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा आपसे, आपके घर से, आपके परिवार से सीधा जुड़ा है। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं। इस मुद्दे पर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगले 6 महीने में आपने क्या क्या करने का प्लान किया है? क्या बेटा या बेटी की शादी करने जा रहे हैं? क्या अपने बेटा या बेटी को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर भेजने की योजना बना रहे हैं? क्या आपने मकान लाने का प्लान किया है? क्या इन 6 महीने के भीतर नौकरी में आपका ट्रांसफर होने वाला है? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भला 6 महीने की बात मैं क्यों पूछ रहा हूं। इसलिए पूछ रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार ने आप सब लोगों के लिए एक बड़ा काम खोज निकाला है। काम है दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने का, काम है लाइनों में लगने का, काम है अपने पुराने दस्तावेज जुटाने का, और उसके लिए डेडलाइन रखी गई है अगले 6 महीने। और काम क्या है पता है? आप सब लोगों को यूसीसी के तहत अपने ही नहीं, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंद्रेश मैखुरी ने यूसीसी की पूरी नियमावली खंगाल कर जो डिटेल सामने रखी है वो बेहद चौंकाने वाली है। वो आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मैंने खुद इंद्रेश मैखुरी जी को चर्चा के लिए निमंत्रित किया है, जो इस समय देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी के चक्कर में अगले 6 महीने में क्या वाकई बड़ा रायता फैलने वाला है। तो इंद्रेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत आपका। किसी राज्य में यूसीसी लागू होना कितना संवैधानिक है या नहीं है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब तक जो लोगों के जहन में था या लोगों को जानकारी है कि 26 मार्च 2010 के बाद की सारी शादियां रजिस्टर्ड होनी है। अभी तक जो जानकारी इसमें थी, कल जो आपने बताया और मैंने भी अब नियमावली पढ़ी है, तो उसमें साफ लिखा है कि 26 मार्च 2010 से पहले की सारी शादियां पंजीकृत होनी है। तो ये माजरा क्या है, जरा डिटेल में बताइएगा। आपने बहुत इसके बारीक अध्ययन किया है। देखिए, ये जो यूसीसी बना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहा जा रहा है। हालांकि यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि जनजातियां इसके दायरे से बाहर हैं, और एक तरह से सिविल भी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल पेनल्टी, क्रिमिनल पनिशमेंट इसमें प्रावधान है। तो इसमें विवाह, तलाक, लिव इन और इनहेरिटेंस के मामलों को लेकर के, उत्तराधिकार के मामलों को लेकर के एक पहले कानून बना, उसके बाद नियमावली आई। पिछले साल फरवरी में कानून विधानसभा ने पास किया, और जब एक्ट पास हो गया उसके बाद नियमावली साल भर के बाद ये आई है, जो 27 जनवरी को नोटिफाई हो गया। तो एक तो जो कानून है और नियमावली है, आमतौर पर होता क्या है कि कानून का एक्सप्लेनेशन होता है नियमावली, या कानून में जो कुछ छूट गया उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए नियमावली। यहाँ जितना बड़ा एक्ट है उतने ही बड़ी नियमावली भी है, समानांतर एक तरह से। एक तो हम्म, इसमें आश्चर्यजनक बात यह है। हम्म, दूसरा, शादी को लेकर के जो बात है, जो आमतौर पर हम्म, प्रचार किया गया, मैं आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी का एक पत्र सोशल मीडिया में घूम रहा है मुख्यमंत्री जी के नाम से, और उसमें कहा कि भाई 26 मार्च 2010 से पहले वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन लगातार इस तरह के बयानों से फैलाया जा रहा है। हम्म, उस नियमावली में साफ लिखा है, खास तौर पर हम्म, जो उसमें सेक्शन 8 है, जिसमें कि जो पंजीकरण करता है, जो स्वयं को पंजीकृत करवाएंगे, उनकी एक कर्तव्यों का उल्लेख है।
तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि भाई जो भी शादी है, 3 तरह की शादियों, 3 हिस्सों में शादियों को आप समझ सकते हैं इसमें। ये 26 मार्च 2010 बीच की तारीख है। 26 मार्च 2010 इसलिए तारीख है क्योंकि जो कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट उत्तराखंड ने पास किया वो 26 मार्च 2010 को नोटिफाई हुआ, उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। तो इसको नियमावली में तारीख मान लिया गया कि यहां से इसके यहां से देखना है। तो 26 मार्च 2010 से पहले की शादियां, 26 मार्च 2010 से यूसीसी आने तक की शादियां, और फिर यूसीसी आने के बाद की शादियां। तो शादियां इस तरह से 3 हिस्सों में बंट गई। इसमें आमतौर पर जो कहा जा रहा है कि सर 26 मार्च 2010 से लेकर यूसीसी आने वाला तक को रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं। उसमें तो बहुत साफ साफ इंद्रेश भाई, हाँ इंद्रेश भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी ही शादी रजिस्टर्ड नहीं करवानी है, अपने माता पिता और दादा दादी की शादी भी रजिस्टर्ड करवानी है। क्या इसका मतलब ये निकल रहा है? इसका बिल्कुल यही मतलब है। इसका मतलब है कि आपको अगर रजिस्टर नहीं कराना, मान लीजिए कुछ शादियों के बारे में कहा कि चलिए आपने रजिस्टर करा रखा है तो रजिस्टर नहीं कराना होगा 26 मार्च 2010 से पहले का, लेकिन उनका भी एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना होगा। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट उनका प्राप्त करना पड़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जिसको कहा गया कि अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र, या सामान्य भाषा में हम जिसको समझते हैं कि भाई पावती, एक्नॉलेजमेंट को सामान्य भाषा में कहते हैं पावती, है ना। तो मैं कल भी कह रहा था, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है ना, कि रेता की पार्टी में मनसा लेखे कि क्या पाए रे तिन, तो उसमें जो लाइन है ना, कि जब प्रेम की अर्जी दे छे तो पावती तिलेंदी रे लाटा, सुधी मन को उमाल खाती कि क्या पाए रे तिन। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई प्रेम की अर्जी में ये पावती कहां से आ गई, बड़ा क्लरिकल मामला है। लेकिन अब प्रेम की अर्जी में भी पावती हासिल करनी है, शादी की अर्जी में भी पावती हासिल करनी है। तो 26 मार्च 2010 से पहले की तमाम शादियों को एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट हासिल करना है, और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट की प्रक्रिया कोई अलग नहीं है, वो भी वैसी ही है जैसा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। और इसके अतिरिक्त उस शादी के भीतर जो भी कुछ घटित हो, मान लीजिए कि बच्चे पैदा हुए तो ये भी जाकर के बताना है कि साहब बच्चे पैदा हुए, फोन नंबर आपका बदला, ईमेल आपका बदला, एड्रेस आपका बदला, ये भी जाकर के रजिस्टर कराना है। तो सवाल यह है कि सरकार को इस सब में इतनी रुचि क्यों है, सरकार को क्यों जानना है ये सब। और इस प्रक्रिया में हमारे चारों तरफ रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रार घूम रहे होंगे। एसडीएम रजिस्ट्रार है, म्यूनिसिपल कमिश्नर रजिस्ट्रार है, वो पंचायत मंत्री जो होगा वो सब रजिस्ट्रार है ना। तो चारों तरफ सब। अब सोचिए कि पंचायत मंत्री के पास 16 पंचायतें हैं, 16 से भी ज्यादा कईयों के पास। अब उसके बाद ये अतिरिक्त काम है अगले 6 महीने, ये समझिए कि अगले 6 महीने सारे उत्तराखंड को यही काम करना है कि उनको अपनी शादी रजिस्टर करानी है या रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है। ये अगले 6 महीने का काम है, ये सबको दे दिया गया है, ये उन सबको करना है। तो इंद्रेश भाई ये बताइए, अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, कोई मुंबई में रह रहा है, उत्तराखंड का है, तो क्या हमको छुट्टी लेके अपनी शादी की जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में रहना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, दस्तावेज जमा कराना पड़ेगा, यही काम रह गया? ये ऐसे ही कुछ लग रहा है इसमें? यही करना होगा, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन, जैसा आप करना चाहें आप करें। और ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखा किस्म का कानून है कि जो राज्य की सीमाओं के राज्य बना रहा है, एक राज्य इसको एक प्रदेश बना रहा है, लेकिन उसमें कहा कि साहब राज्य की सीमाओं के बाहर भी उत्तराखंड का आदमी जहां रहता होगा उस सबको, वो सब इसके दायरे में होगा। वो देश के किसी हिस्से में रहे, वो दुनिया के किसी हिस्से में रहे, लेकिन वो इस कानून के दायरे में होगा। अब आप फर्ज कीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, कोई मुंबई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, इन सब पर राज्य की सरकार कैसे लागू करवाएगी अपने राज्य का कानून? क्या दूसरे राज्य के भीतर जाकर के आपको ये अधिकार होगा कि अपने राज्य का कानून एनफोर्स करवा सके? तो एक तरह से कानूनी दायरों का, संवैधानिक दायरों का भी अतिक्रमण करके कानून बनाया गया। ये बड़ा विचित्र है, बहुत ही हास्यास्पद। तो इसकी मंशा क्या लग रही है? मतलब ये तो अजीब तरह की चीजें हैं। इसकी मंशा आपको क्या समझ में आई है? ये जो सब कुछ करना, सब कुछ रजिस्टर्ड करना, सब कुछ करना, हम लोग अगर दिल्ली एनसीआर में, कोई मुंबई में है, कोई कहीं है,
उनको भी रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। हमें अपने माता-पिता की शादी में रजिस्टर्ड मतलब उसमें पावती लेनी ज़रूरी है। तो यही पूरा ये जो खेल है, ये क्या समझ में आ रहा है? क्या है ये? ये एक तो लोगों को हैरान परेशान किए रहना, एक तरह से कि लोग लगे रहे इसी हुँ, काम पर। पहले जैसे 2014 के बाद हमने कहा साहब आधार को पासबुक से लिंक कराना है, आधार को पैन से लिंक कराना है, आधार को राशन कार्ड से लिंक कराना है, आधार को इससे लिंक कराना है। तो वो वाला टास्क खत्म हो गया, अब ये नया होमवर्क है एक। दूसरा जो है, एक सर्विलांस स्टेट, यानी कि एक चौबीसों घंटे हर नागरिक की निगरानी करने वाला तंत्र विकसित करने की कोशिश। उसकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में फ़ोन नंबर बदल रहा है, उसके जीवन में ईमेल बदल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी घटित हो रहा है, तो सब पर राज्य की निगरानी। तो एक तरह से एक फ़ासिस्ट स्टेट का कैरेक्टर होता है कि वो नागरिकों पर इस तरह का नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो एक निगरानी का तंत्र, इस तरह का सर्विलांस स्टेट बनाने की कोशिश है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। नागरिकों की निजता का, उनकी प्राइवेसी का कहीं कोई सम्मान, किसी तरह का उसको एक्नॉलेज करना, ये उसमें शामिल ही नहीं। हुँ। तो क्या अगले 6 महीने जो है बड़ा अफ़रा-तफ़री के रहने वाले हैं? जिस हिसाब से अगर ये इसमें ये व्यवस्थाएँ हैं कि आपको 6 महीने के अंदर करना ही करना है, तो क्या ये मतलब इसके लिए सिस्टम तैयार है उत्तराखंड में, सरकारी सिस्टम? सरकारी सिस्टम तो उसकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं है। वो तो कानून जहाँ शुरू होता है, नियमावली जहाँ शुरू होती है, तो वो शुरू परिभाषाओं के बाद जो उसमें पहली बात लिखी है, उसमें कहा कि रजिस्ट्रार के इनएक्शन पर, यानी रजिस्ट्रार कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या-क्या होगा? सब रजिस्ट्रार हुँ, कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या-क्या होगा? तो यानी कि पहला जो बुनियाद है, बुनियाद में ये बात तय है कि उनकी तरफ से तो इनएक्शन होना है, उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं होनी है, वो काम नहीं करेंगे। ये तो इसीलिए कानून इसलिए नियमावली, तो माफ़ कीजिएगा, वो शुरू ही हुँ, नियमावली यहीं से हो रही कि रजिस्ट्रार का इनएक्शन होगा तो उसमें क्या-क्या हो सकता है, सब रजिस्ट्रार का इनएक्शन होगा तो उसमें क्या-क्या होगा। तो सिस्टम तो तैयार नहीं है, लेकिन नागरिकों को हुँ, लाइन में खड़ा करने की तैयारी, लोगों को, हुँ, जनता को लाइन में खड़ा करने की तैयारी अपने आप में पूरी है, मुकम्मल है। उसके लिए हुँ। पर्याप्त रूप से धमकी भी है कि क्या-क्या होगा। तो जैसे अच्छा। जिस समय एक्ट हाँ, जिस समय हुँ, एक्ट हुँ, आया पिछले साल, तो हम लोग प्रेस क्लब में इसके खिलाफ बोल रहे थे, इसके दुष्प्रभावों पर बात कर रहे थे। तो एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि गैरसैंण में बैठे आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने उससे कहा कि भाई, अगर वो अपने बच्चे का या अपनी शादी, अपने खुद की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उस पर जुर्माना हो जाएगा, 10,000 रुपए जुर्माना लिखा है। तो वो जो पत्रकार नौजवान थे, उन्होंने मुझसे पलट के कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी तो ऐसा नहीं कह रहे। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? बोले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा भाई, कानून में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो पिछले साल जब एक्ट पास हुआ तो एक्ट में तो ये नहीं लिखा था। एक्ट में लिखा था कि यदि आप रजिस्टर नहीं कराएँगे तो 10,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। अब जो नियमावली आई है, नियमावली में लिखा है कि आपको सरकारी सेवाओं से, सरकार की सब्सिडीज़ से वंचित कर दिया जाएगा अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे अगले 6 महीने के भीतर। तो हुँ। एक तरह से आप पर ये बाध्यकारी है कि आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी फिर। आप शादी रजिस्टर नहीं कराएँगे, आपने शादी की, इतना पर्याप्त नहीं है। आपने शादी हुँ। रजिस्टर नहीं कराई, तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा, सरकारी सब्सिडीज़ का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और चूँकि एक्ट में 10,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है, तो ये दोनों होगा तो डबल सज़ा होगी। इसीलिए मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि क्रिमिनल सिविल कोड, हाँ, सिविल हुँ, कोड तो है ही नहीं, हुँ। क्रिमिनल कोड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बात, कि जिसमें सज़ा हो रही है। तो आपने कहा कि शादी अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो ये जो आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाली जो आपने पूरा खंगाला है, पूरी नियमावली खंगाली है, क्या इतनी सरल है, इतनी आसान है कि आपने क्लिक किया और हो गया? या उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे झोल हैं उसमें कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा? अगर मैं मुझे तमाम तमाम अपने हाँ, हुँ, जी। जी, तमाम दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दस्तावेज़ों की एक लंबी-चौड़ी सूची है। वो 16 पन्ने का फ़ॉर्म है ना? तो 16 अच्छा। पन्ने का फ़ॉर्म आपको भरना है। उसमें तमाम तरह की डिटेल्स आपको देनी है ना?
शादी आपकी किसने करवाई ये भी बताना है। वो सब वो सब भी आपको बताना है कि भाई शादी किसने कराई, उसका सर्टिफिकेट लेकर के आना है, एक्नॉलेजमेंट तभी होगा। ये सब भी उसमें है। तो वो अपने आप में एक दूसरी जटिलता है। और उसमें अच्छा। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी सारी जानकारी, नागरिक की, व्यक्ति की सारी जानकारी एक तरह से सरकार अपने पास ले लेना चाहती है। उसके सारा डेटा अपने पास ले लेना चाहती है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि इस डेटा की सुरक्षा का क्या इंतजाम? अभी तो 2 महीना 3 महीना पहले सरकार की सारी वेबसाइट्स हैक हो गई, सारे डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स हैक हुई और महीनों तक नहीं चली। तो ये जो जनता का सारा डेटा आप अपने पास रखना चाहते हैं, इसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? एक सवाल। और दूसरा इसमें जो सवाल है कि भाई 26 मार्च 2010 जो आपने डेट रखी, तो 26 मार्च 2010 से लेकर के और 27 जनवरी 2025 तक आने तक जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे अपनी शादियों का, तो वो शादियों का रजिस्ट्रेशन का डेटा तो सरकार के महकमों के पास है। उन्हीं को तो आपने सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार बनाया है। तो आप नागरिक को क्यों लाइन में खड़ा करना चाहते? आप स्वयं सरकार अपने विभागों से वो डेटा क्यों नहीं ले लेती है? तो लेकिन नागरिक को हैरान परेशान करना है, नागरिक के भीतर ये भय भी पैदा करना है कि आप निगरानी में हो, आप सर्विलांस में हो, इसलिए अपने विभागों के पास मौजूद डेटा भी अपने आप सरकार नहीं लेना चाहती। वो नागरिकों से ही चाहती है कि नागरिक आकर के, जनता आकर के दोबारा से अपना सारा डेटा वो 16 पन्ने का फॉर्म भरे। ये भी इसका एक पहलू। अच्छा, जब ये स्टार्ट हुआ था 22 चुनाव के दौरान, जब इसकी जो है गूंज सुनाई दी थी, तब तो ये लग रहा था कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इससे। फिर बाद में पता चला कि लिव इन वाला जो है, लेकिन ये दोनों ही चीजें बहुत हाईलाइट हुई। ये आप जो बता रहे हैं इसमें तो बहुत डिटेल में जो है हर आदमी, मतलब उत्तराखंड का हर आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड में खास तौर पर सरकार का ये पैंतरा है कि वो कोई जन विरोधी कानून लेकर के आती है, कोई जन विरोधी कदम उठाती है, तो शुरुआती तौर पर वो ये दर्शाती है कि अल्पसंख्यकों पर वो हमला कर रही है और बहुसंख्यक सवर्ण हिंदुत्ववादी मानसिकता से ग्रसित, सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति को दिल पर छपछपी पड़ती है, उसको परपीड़न के सुख का एहसास होता है कि देखो अल्पसंख्यक तो टाइट किए जा रहे हैं। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि सब उसके दायरे में है। ये इस कानून के मामले में नहीं हुआ। इससे पहले अतिक्रमण हटाओ का भी अभियान अगर चला तो शुरुआती तौर पर दर्शाया गया कि नहीं अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलेगा। उसके बाद पता चला कि वन भूमि में रहने वाले तमाम लोगों पर बुलडोजर चल रहा है और पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक जहाँ छोटे-छोटे खुमचे, छोटी-छोटी दुकानें लोगों ने खोली उन पर तक बुलडोजर चलाया गया। तो ये सरकार का फॉर्मूला है कि वो लोगों के मानस को सांप्रदायिक बना करके और उनको परपीड़न के सुख का एहसास दिला करके फिर उनका उत्पीड़न कर रही है। ये फॉर्मूला है, ये इसमें भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमला है, निश्चित अल्पसंख्यकों पर हमला है, महिलाओं की आज़ादी पर हमला है, लेकिन इससे कोई छूटा हुआ कोई नहीं है, लाभ किसी का नहीं होना है, उत्पीड़न तो सबका होना है, लाइन में सबको लगना है। तो मतलब इसमें उत्तराखंड के मूल निवासी और स्थायी निवासी और जो लोग बाहर से रह रहे हैं अभी 1 साल भर से, वो सब इसमें इसके दायरे में हैं। सारे के सारे जो उत्तराखंड में 1 साल से ज़्यादा जिसको रहते हुए वो हो गया, वो जो मूल निवासी है, जो स्थायी निवासी है, तीनों के लिए अलग-अलग कॉलम है। तीनों को अलग-अलग तरह अच्छा। से प्रमाण देना है अपने होने का। हाँ, वो जो 16 पन्ने का फॉर्म है, उस फॉर्म में ये तीनों श्रेणियाँ अलग-अलग मेंशन्ड हैं और ये कैसे अपने आप को साबित करेंगे, वो भी आपको सारे दस्तावेज देने पड़ेंगे। ये भी उसमें लिखा है। हुँ। तो अगले 6 महीने बड़ा रायता फैलने वाला है कुल मिला के, मतलब ये हम देख रहे हैं। इस अगर ये बहुत सख्ती से चीज़ें होती हैं तो बड़ा बहुत रायता फैलने वाला है, क्योंकि इतने सारे दस्तावेज, इतने सारे ऑफिस जाना पड़ेगा लोगों को। तो बड़ी अफरा-तफरी का माहौल रहने वाला है, ऐसी आशंका है। आप कह रहे थे कि उसको असंवैधानिक है। आप डॉक्टर अम्बेडकर के जो है उसका एक सवाल के जवाब का जो उन्होंने दिया था संविधान सभा में, उसका हवाला दे रहे थे। थोड़ा से डिटेल में समझाइए कैसे ये असंवैधानिक है ये कानून? देखिए, संविधान सभा में भी इसको लेकर के ज़िक्र हुआ और शुरुआती तौर पर ये संविधान में अनुच्छेद 35 था, आर्टिकल 35 था। तो जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस पर जवाब दे रहे थे,
काफी बहस हुई नवंबर 1948 में, और जो एप्रीहेंशंस आज के दिन पर अल्पसंख्यकों के हैं वो उस समय भी थे। उन्होंने वो एप्रीहेंशंस प्रकट भी किए, वो आशंकाएं प्रकट भी की। तो 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई शुरुआती तौर पर देश की संसद इसको लोगों पर थोपेगी नहीं, बल्कि देश की संसद को ये करना चाहिए कि वो शुरुआती तौर पर इस कानून को वैकल्पिक बनाए, ऑप्शनल बनाए। यानी जो घोषणा करे, जो डिक्लेयर करे कि वो इस कानून के दायरे में आना चाहता है, वो इस कानून के दायरे में रहे। और उन्होंने कई कानूनों का उदाहरण दिया कि ऐसा हो चुका। उसमें शरिया एक्ट का भी उन्होंने उदाहरण दिया और तमाम कानूनों का उदाहरण उन्होंने दिया। तो ये तो हुआ 23 नवंबर 1948। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ तो ये संविधान में जो चौथा भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल 44 है। और वो आर्टिकल 44 क्या कहता है? वो आर्टिकल 44 कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत की सीमाओं के भीतर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता हासिल करने का प्रयास करेगा। तो इसमें दरअसल हम क्यों कह रहे हैं संविधान? इसमें तीन बात है, राज्य है, यूनिफॉर्म सिविल सिटीजन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया है। राज्य का मतलब प्रदेश नहीं है, राज्य का मतलब प्रांत नहीं है, राज्य का मतलब है कि राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार। सिटीजन दूसरा शब्द है, तो सिटीजन हम किसी प्रांत के नहीं होते, हम देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। नागरिकता हमारे यहाँ देश की है, तो इसलिए अमेरिका नहीं है, वहां होती है ऐसी। लेकिन यहां हम प्रांत के नागरिक नहीं है, प्रदेश के नागरिक नहीं है, देश के नागरिक। तो देश के लिए, देश की सीमाओं के भीतर नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां क्या है, एक राज्य का सिविल कोड है। अब वो कह रहे साहब गुजरात एक सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा, आसाम भी एक बनाएगा, देखा देखी भाजपा शासित तमाम और राज्य बनाएंगे, हर राज्य का अपना समान नागरिक संहिता होगी। तो फिर वो समान कैसे होगी और नागरिक कैसे होगी? राज्य के तो आप नागरिक ही नहीं है। तो एक तरह से संविधान के विपरीत जाकर के सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडा को तुष्ट करने के लिए बनाया गया है। और ये सवाल ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ये कानून बनने के बाद उठा रहा हूं। जब ये यूसीसी की कमेटी ने हमको बुलाया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया, तो हमारी पार्टी को भी बुलाया, वहां मैंने ये सवाल रखा, मैंने ये परिभाषा पढ़ करके बताई कि ये संविधान में ऐसा ऐसा लिखा है। तो एक सज्जन है जो उस कमेटी के मेंबर थे, शत्रुघ्न सिंह साहब, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, फिर उसके बाद उनकी दूसरी नौकरी लगी, वो मुख्य सूचना आयुक्त हुए, फिर उनके बाद उनकी तीसरी नौकरी लगी, वो त्रिवेंद्र रावत जी के तीरथ सिंह रावत जी के मुख्य सलाहकार हुए, और फिर उनकी चौथी नौकरी लगी, रिटायरमेंट के बाद की ये नौकरियां हैं, उनकी चौथी नौकरी लगी कि वो इस यूसीसी की कमेटी के मेंबर बनाए गए। हमारा राज्य अफसर रोजगार राज्य है, वो अफसरों को रोजगार का भरपूर इंतजाम करता है। तो उन शत्रुघ्न सिंह साहब ने जवाब दिया इसका, जो मैंने कहा कि भाई वो राज्य अपने नागरिकों के लिए देश की सीमाओं के भीतर समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा। तो वो कह रहे हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के एक हिस्से में आज बनाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के दूसरे हिस्से में कल बनाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के तीसरे हिस्से में परसों बनाएगा। अब एक आईएएस अफसर की इस समझ पर मैं हंसी सकता था, वहां बहस करने की भी बहुत गुंजाइश नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो लिखित में अपना प्रतिवेदन दे रहा था। तो इस तरह से मजाक, हर राज्य का अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ही नहीं। वो हर राज्य का अपने तरह का कानून है, जो अपने राज्य के भीतर रहने वाले देश के नागरिकों को हैरान परेशान करने के लिए बनाया गया है, इसलिए असंवैधानिक। संविधान की मूल भावना के विपरीत। हर राज्य बनाएगा तो जो हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मान लीजिए नोएडा में रह रहे हैं, तो यूपी बनाएगा तो यूपी हम पे भी लागू होगा, हम पे उत्तराखंड वाला भी लागू होगा। जो गुड़गांव में रह रहे हैं उन पे हरियाणा वाला भी लागू होगा, दिल्ली वाला भी लागू, गुड़गांव में रह रहा है उसको उत्तराखंड वाला भी लागू होगा। ये तो बड़ा गजब है, मतलब गजब ही है। तो ये कानून की ऐसी समझ है कि मनमानी है एक तरह से। जी जी जी, आप कह रहे थे कि इसमें विधवा और तलाकशुदा ये सब चीजें जो है उनको भी जो है दौड़ना पड़ेगा कागज लेके, ऐसा व्यवस्था क्या है विधवा? हाँ,
तलाक के रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया वैसी है जैसी विवाह के रजिस्ट्रेशन की है। एक तो तलाक भी रजिस्टर कराना होगा उसी तरह से जैसे आप विवाह रजिस्टर कराते हैं। लेकिन जो उसमें विधुर हैं या विधवाएँ हैं, उनको भी जाकर के जब वो मैरिज का एक्नॉलेजमेंट कराएँगे तो ये भी बताना पड़ेगा। इससे नहीं चल जाएगा कि भाई अब तो जो पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा कहे कि मैं काहे रजिस्ट्रेशन कराऊँ। ना, उसको भी जाकर के एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है और उसको जाकर के बताना है कि वो जो पति मरे उनका या पत्नी मरी उनका क्या हुआ, उनका क्या डिटेल है, वो सारा डिटेल भी देना है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ़ नागरिकों को हर हाल में लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, चाहे उसकी जो स्थिति हो। तो उसके प्रेम करने इंद्रेश पर, भाई, उसके शादी करने पर, उसके तलाक करने पर, सब पर आप उसको लाइन में खड़ा करना तो इंद्रेश भाई, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये कानून अब चैलेंज करने लायक है किसी लेवल पर, कहीं हो सकता है? क्या ऐसा कुछ गुंजाइश है इसमें दिखती है आपको? तो निश्चित ही एक तो हमने तो अपील की कि लोग इस कानून का अवज्ञा करें, इसका बहिष्कार करें। दूसरा, बहुत सारे लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर भी, जो इस तरह के लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि इस कानून के क्या दुष्प्रभाव होंगे, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो इसको चैलेंज करने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता जिसे कहा जा रहा है यूसीसी, वो लागू होने के बाद अगले 6 महीने में क्या-क्या अफरा-तफरी होने वाली है, उसकी जो है एक तस्वीर आपने रखी इंद्रेश भाई, बहुत डिटेल में आपने समझाया और आपने समय दिया। ये मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद है लोग इसे समझेंगे कि इसमें जो है हर एक आदमी प्रभावित हो रहा है, हर एक परिवार, हर एक घर से जो है प्रभावित हो रहा है। तो इंद्रेश भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के। बहुत-बहुत धन्यवाद इंद्रेश शुक्रिया, भाई। शुक्रिया।